हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी आरएस 2023 की। हमारी जो आरएस प्री 2023 की टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका आज की क्लास में हमारा 8वां टेस्ट रहने वाला है। इससे पहले हमने 7 टेस्ट कर लिए हैं और ये टेस्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक ये सारे टेस्ट है वो नहीं लिए हैं, ये क्लासेस आपने नहीं लिए हैं, तो आज आप ये सारी क्लासें ज़रूर लें, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ है इसके सारे के सारे जो टेस्ट है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के टेस्ट की बात करें कि आज के हमारे टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन है। तो आज हमारे राजस्थान जीके से क्वेश्चन रहने वाले हैं और राजस्थान जीके में आपकी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी और साथ में ही जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं राजस्थान की योजनाएं, उनसे क्वेश्चन है आज की क्लास में रहने वाले हैं। हिस्ट्री की बात करें तो राजस्थान हिस्ट्री की जो आधुनिक हिस्ट्री है, आधुनिक इतिहास है, उससे क्वेश्चंस हैं वो पुटअप किए मैंने। तो आज का जो टेस्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे से जुड़े और आज इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो चलिए टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट करते हैं। और इस टेस्ट सीरीज की जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, जहां से आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का, पुरातात्विक स्थल गणेश्वर के संबंध में विचार कर निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। गणेश्वर से उत्खनन में ताम्रयुगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। गणेश्वर कांतली नदी के किनारे स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। गणेश्वर को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। इसके साथ ही अगर हम गणेश्वर की बात करें तो गणेश्वर है आपके सीकर जिले में पड़ता है। सीकर जिले में जो नीम का थाना क्षेत्र है, नीम का थाना, तो उससे कुछ दूरी पर स्थित है आपका गणेश्वर। और जो इसके उत्खनन से है वो ताम्रयुगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो आपके ए बी सी और डी यानी चारों आपके सही विकल्प हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुहिल वंश की उत्पत्ति व मूल स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सही सुमेलित कीजिए। इस साइड इतिहासकार दिए हुए, इस साइड उन इतिहासकारों के मत दिए गए हैं। हमें बताना है कि गुहिल वंश की उत्पत्ति के संबंध में किस इतिहासकार ने कौन सा मत है वो दिया है। कविराज श्यामलदास, डी.आर. भंडारकर, अबुल फजल और मुहणोत नैणसी। तो इसमें हम सबसे पहले बात करें कविराज श्यामलदास की, तो इनमें जो इतिहासकार दिए ये और एक दो इतिहासकार और हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कविराज श्यामलदास है, इन्होंने अपनी पुस्तक वीर विनोद, इनकी पुस्तक कौन सी है, वीर विनोद। और ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वीर विनोद है वो किसकी पुस्तक है। तो इसमें जो गोहिल राजवंश है उनका उद्भव है वो गुजरात के वल्लभी से माना है। गुजरात के वल्लभी से इन्होंने इनका उद्भव या फिर इनका ये उद्भव है इनका माना है। तो आपका क्या हो जाएगा, कविराज श्यामलदास यानी ऑप्शन है थर्ड, गुजरात के वल्लभी से। इनके साथ साथ ही जो कर्नल जेम्स टोड उन्होंने भी अपनी जो पुस्तक थी एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान है, उसमें भी इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने इस जो गोहिल राजवंश है इसका उद्भव है वो गुजरात के वल्लभी से माना था। तो इस चीज़ से आप दो इतिहासकारों के मत देख सकते हैं, कर्नल जेम्स टोड और दूसरा आपके कविराज श्यामलदास। तो कर्नल जेम्स टोड ने तो अपनी पुस्तक एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान और श्यामलदास जी ने वीर विनोद में इन्होंने गोहिल राजवंश का उद्भव है गुजरात के वल्लभी से माना था। ठीक है, दूसरा है डी.आर. भंडारकर। डी.आर. भंडारकर है, उन्होंने गोहिल वंश को क्या मानना है, ब्राह्मण, इन्होंने ब्राह्मण की संतान मानना है। और किसके आधार पर मानना है, इन्होंने आहड़ अभिलेख के आधार पर, किसके आधार पर, आहड़ अभिलेख के आधार पर, अभिलेख के आधार पर है गोहिल वंश को ब्राह्मणों की संतान माना है। तो आपके डी.आर. भंडारकर यानी बी में हो जाएगा फर्स्ट। अबुल फजल की बात करें तो अबुल फजल ने जो गोहिल वंश है इसको ईरान के
इसको ईरान के बादशाह थे नौशेखा आदिल, उनका वंशज माना है। तो अबुल फजल ने किसका माना है? ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल का वंशज माना है, यानी सी में आ जाएगा फोर्थ। मुहणोत नैणसी की बात करें तो इन्होंने इस वंश को मूल रूप से सूर्यवंशी माना है। क्या माना है? सूर्यवंशी। मुहणोत नैणसी के साथ साथ सूर्यवंशी एक ने और माना है, और वो इतिहासकार है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो मैंने आप सभी का बता दिया। सबसे पहले आप देखेंगे कर्नल जेम्स टोड और श्यामल दास ने इनको क्या माना है? गुजरात के वल्लभी से माना है। D.R. भंडारकर है, इन्होंने इसको ब्राह्मण माना है, और वो भी आहड़ शिलालेख के आधार पर। अबुल फजल ने ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल का वंशज माना है, और मुहणोत नैणसी और इनके साथ साथ गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इनको सूर्यवंशी माना है। तो ये सारे मैंने आपको अच्छे से रिकॉल करवा दिए। अब हम आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में दीवान एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था, उसके संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? हमें बताना है असत्य कथन। राज्य की नियुक्तियां, पदोन्नति व स्थानांतरण में उसकी सहमति ली जाती थी। दीवान मुख्य रूप से न्याय से संबंधित विभाग का अध्यक्ष होता था। दीवान की स्वतंत्र मोहर होती थी तथा उस पर दीवान का नाम लिखा जाता था। दीवान के दफ्तर में सभी कागजात को सुरक्षित रखा जाता था, जिसे दीवान ए हजूरी कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। एक बार और देखें कि राज्य की नियुक्तियां, पदोन्नति व स्थानांतरण में उसकी सहमति है वो ली जाती थी। बिल्कुल सही बात है। दीवान मुख्य रूप से न्याय से संबंधित नहीं था, दीवान मुख्य रूप से राजस्व से संबंधित था। राजस्व से संबंधित विभाग का अध्यक्ष होता था। इसका मुख्य कार्य यही होता कि कर संग्रह करना तथा धन से संबंधित जो भी काम होगा वो करता था दीवान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जो कि गलत दिया हुआ है। आगे बात करें कि दीवान की स्वतंत्र मोहर होती थी तथा उस पर दीवान का नाम लिखा जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। और दीवान के दफ्तर में सभी कागजात को सुरक्षित रखा जाता था, जिसे दीवान ने ए हजूरी कहा जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र है वो बिजोलिया को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? विजयावली, वृंदावली, श्रीपंथ और श्रीमाल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है फर्स्ट। बिजोलिया को प्राचीन काल में विजयावली या तो विजयावली बोल सकते हैं या फिर विंध पल्लवी, ये इसे प्राचीन काल में बोला जाता था, के नाम से जाना जाता था। अगर बिजोलिया की बात करें तो बिजोलिया है वो बिजोलिया व भैंसरोडगढ़ के मध्य का जो भाग है, बिजोलिया और किसका? भैंसरोडगढ़, इनके जो मध्य का भाग है उसे उपरमाल के नाम से जाना जाता है, उपरमाल के नाम से जाना जाता है। और एक ही इसमें चीज और याद रखिएगा कि जो बिजोलिया शिलालेख है उसमें इस उपरमाल का जो क्षेत्र है इसको उत्तरमाद्री बोला गया है। उत्तमाद्री किसको बोला गया है? जो उपरमाल का जो क्षेत्र है इसे बोला गया है उत्तमाद्री। अगर हम और बात करें कि बिजोलिया ठिकाना है, तो बिजोलिया ठिकाने की जो स्थापना है वो अशोक परमार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अशोक परमार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और बिजोलिया है ये जो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। तो इस चीज के आप बिजोलिया के संबंध में 3-4 चीजें याद रखेंगे। इसका पुराना नाम विजयावलिक बोल दें या विंध पल्लवी बोल दें। बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के जो मध्य का क्षेत्र है उसे उपरमाल कहा जाता था। और उपरमाल है इसको और क्या बोला जाता है? जो बिजोलिया शिलालेख है उसमें उपरमाल को उत्तमाद्री कहा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। एक तो ये कि उत्तमाद्री बोला गया है इस क्षेत्र को, दूसरा ये कि उपरमाल क्षेत्र को उत्तमाद्री है वो किस शिलालेख में बोला गया है या फिर किस जगह इसका उल्लेख किया गया है, तो वो आपको याद रखना है बिजोलिया शिलालेख में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।
किस समाचार पत्र में जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह के पाकिस्तान में मिलने का योजना का पर्दाफाश किया था? कौन से समाचार पत्र में? अखंड भारत, तरुण राजस्थान, रियासती अखबार या प्रजा सेवक? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, रियासती समाचार पत्र में। रियासती समाचार पत्र में। इस समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो कहाँ से होता था? जोधपुर से। जोधपुर से इसका समाचार पत्र का है वो प्रकाशन होता था। किसके द्वारा होता था? तो समूनेश जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? समूनेश जोशी के द्वारा है इस समाचार पत्र का प्रकाशन होता था। और इसी समाचार पत्र में जो भोपाल के नवाब थे, इसी समाचार पत्र में भोपाल के नवाब कौन थे? हमीदुल्ला थे। कौन थे? हमीदुल्ला। और जो जोधपुर के महाराजा थे कौन है? हनुमंत पाक सिंह। इनके जो पाकिस्तान में मिलने की योजना का खुलासा है वो हुआ था किस समाचार पत्र में? रियासती समाचार पत्र में। तो आपका रियासती समाचार पत्र इंपॉर्टेंट हो गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा होता था? तो इसका प्रकाशन होता था समूनेश जोशी के द्वारा। कहाँ से? जोधपुर से। अगर ये पूछ ले कि इसी जो रियासती समाचार पत्र है इसमें जो आपके जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह थे इनके साथ साथ किसके और पाकिस्तान में मिलने की योजना का खुलासा किया गया? तो वो भोपाल के नवाब हमीदुल्ला के मिलने का भी खुलासा किया गया था। तो इसे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको हर बार कहती हूँ वही आज कहूँगी कि जब भी आप टेस्ट करें तो अपनी नोटबुक है वो पास रखें, उसे रफली नोट करते जाएं, दिन में 1-2 बार इसको रिवाइज कर ले तो आपके जितने भी ये फैक्ट होंगे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को छांटिए। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली रियासत मारवाड़, न्यूनतम क्षेत्रफल वाली रियासत शाहपुरा, सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत जयपुर और न्यूनतम जनसंख्या वाली रियासत झालावाड़। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है फोर्थ। सबसे पहले हम बात करें कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली रियासत कौन सी है? मारवाड़ है। ये बिल्कुल सही है, इसे मारवाड़ भी बोला जा सकता है और साथ में जोधपुर। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली रियासत मारवाड़ या जोधपुर। अगर ये पूछ ले कि राजस्थान की प्राचीनतम रियासत तो ये कौन सी है? ये है आपकी मेवाड़ या फिर उदयपुर। अगर पूछ ले राजस्थान की नवीनतम रियासत कौन सी है? तो वो है झालावाड़। कौन सी है? झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जयपुर है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। और ये पूछ ले कि सबसे कम जनसंख्या वाली तो वो और सबसे कम क्षेत्रफल वाली कौन सी है? शाहपुरा है। तो ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाली भी है और न्यूनतम जनसंख्या वाली भी है। तो न्यूनतम क्षेत्रफल और न्यूनतम जनसंख्या दोनों किसके? शाहपुरा रियासत की। सबसे बड़ी यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल मारवाड़ या जोधपुर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 कि न्यूनतम जनसंख्या वाली रियासत कौन सी है? शाहपुरा है, ना कि झालावाड़। झालावाड़ है वो राजस्थान की नवीनतम रियासत है। राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को अजमेर में मुस्लिम समझकर दफना दिया गया था? अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, अमरचंद बाठिया और सागरमल गोपा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट, अर्जुनलाल सेठी। इस क्वेश्चन का मैंने आपको राइट आंसर तो ये बता दिया कि अजमेर में मुस्लिम समझकर दफनाया गया था अर्जुनलाल सेठी को। इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट 3-4 चीज़ें और है वो आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। फर्स्ट कौन सा है कि जो इनका जो जीवन का अंतिम समय चल रहा था उस टाइम यानी 1931 में अपने जीवन के अंतिम समय में या फिर मान ले कि जीवन का अंतिम भाषण है ये इन्होंने किस पे दिया था? सामाजिकता पर इन्होंने अपना अंतिम भाषण दिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अर्जुनलाल सेठी के जीवन का जो अंतिम भाषण है वो किस पर था? सोशलिज्म यानी सामाजिकता पर इनका अंतिम भाषण था। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि जो सेठी जी थे वो अंतिम दिनों में कहाँ पे रहते थे? तो अंतिम दिनों में अजमेर में
अजमेर में जो ख्वाजा साहिब की दरगाह है, ख्वाजा साहिब की दरगाह है, इसके पास एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाते थे। मदरसे में मुस्लिम बच्चों को पढ़ाते थे, मुस्लिम बच्चों को ये पढ़ाते थे। तो अंतिम दिनों में ये कहाँ रहे थे? अर्जुनलाल सेठी जी अंतिम दिनों में अजमेर के ख्वाजा साहिब की दरगाह के पास में मदरसे में मुस्लिम बच्चों को पढ़ाते थे। इनका जो डेथ है या देहांत है वो कब हुआ था? तीसरी चीज आपको ये याद रखनी है, 1941 में अजमेर में हुआ था। 1941 में अजमेर में हुआ था और मृत्यु के बाद सेठ जी को मुस्लिम समझकर दफना दिया गया। तो ये चार चीजें आपको अच्छे से याद करनी है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना है वो किसने की थी? चांदमल सुराणा ने, स्वामी गोपालदास ने, रणछोड़दास गट्टाणी ने और छगनलाल ने। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो जो सर्व हितकारिणी सभा है इसकी जो स्थापना है वो 1907 में हुई थी, 1907 में। और जो बीकानेर क्षेत्र के जो प्रारंभिक नेता कन्हैयालाल ढूंढ, एक तो ये और दूसरे कौन थे? जो स्वामी गोपालदास थे। कौन है? स्वामी गोपालदास। तो इनके द्वारा है इस सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1907 में। बीकानेर क्षेत्र के प्रारंभिक नेता कन्हैयालाल ढूंढ व स्वामी गोपालदास के द्वारा स्थापना की गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, स्वामी गोपालदास के कारण। अब आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज पूछी जा सकती है कि जो सर्व हितकारिणी सभा है इसने किस चीज के लिए है इन्होंने प्रयास किए थे? तो इनका आप ये याद रखिएगा कि इस सभा ने चूरू में जो लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्होंने पुत्री पाठशाला है वो खोली थी। पुत्री पाठशाला इसकी स्थापना की थी उन्होंने। किसने? सर्व हितकारिणी सभा ने। एक चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरे आपको ये याद रखनी है कि जो अनुसूचित जातियां इनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कबीर पाठशाला खोली थी। कौन सी? कबीर पाठशाला। तो आपको दो याद रखनी है कि लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तो पुत्री पाठशाला और अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला। इन दोनों की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? सर्व हितकारिणी सभा के द्वारा की गई थी। लेकिन जो इस सभा के रचनात्मक कार्य थे उनके प्रति भी जो हमारे बीकानेर के जो महाराज थे वो ये समझ रहे थे कि ये आशंकित थे इस चीज के बारे में, ये सोच रहे थे कि षड्यंत्र कर रहे हैं। तो इस चीज को षड्यंत्र बताकर इन पे प्रतिबंधित कर दिया गया। तो आपसे ये भी पूछ ले कि कहाँ के राजा ने? बीकानेर के राजा ने। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है। बाबा तलीनाथ का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। मंडोर के राजा रावचुंडा राठौड़ पुत्र थे। तलीनाथ ओरण देवता के रूप में प्रसिद्ध है। तो इनमें हमें क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर से पहले मैं आपको बाबा तलीनाथ के बारे में कई चीजें बता देती हूँ जिससे आपको एक तो ये चीज रिकॉल हो जाएगी, बाद में आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। पहला ये है कि जो बाबा तलीनाथ है इनका वास्तविक नाम क्या था? गांगदेव राठौड़ था। दूसरा, ये मारवाड़ के जो राजा वीरमदेव थे, मारवाड़ के राजा वीरमदेव इनके पुत्र थे। तथा जो रावचुंडा राठौड़ है इनके तो क्या थे? पुत्र थे और इनके क्या थे? भाई थे। अगला, जो तलीनाथ जी है उन्होंने शेरगढ़ पर राज किया था। कहाँ पे? शेरगढ़ पर है वो राज किया था। अगला क्या कि जो बाबा तलीनाथ है इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो इनके जहरीले जीव के काटने से इनकी मृत्यु हुई थी। जहरीले जीव के काटने से है इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनके देखें कि जो इनकी पूजा की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको ओरण बोलते हैं। यानी कि तलीनाथ है वो ओरण के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। आपने ओरण सुना होगा। ओरण किसे बोलते हैं? जो गांव के बाहर
गांव के बाहर जो भूमि होती है, बाहर जो भूमि होती है जिसमें पशुओं को चराया जाता है या पशु चरते रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे वणी भी बोलते हैं, वणी भी उसे बोलते हैं। तो उस वणी को क्या बोला जाता है? ओरण बोला जाता है। यानी जो धार्मिक मान्यता है से जो पशुओं के चरने के लिए जो स्थान रिक्त छोड़ा जाता है वो क्या होता है? ओरण होता है। और कई जगह इसे वणी भी बोला जाता है। तो इसके देवता कौन है? तलीनाथ जी है। अगर आपसे पूछ ले कि ये कहाँ के प्रसिद्ध लोक देवता हैं, तो तलीनाथ जी है वो जालोर के प्रसिद्ध लोक देवता है, जालोर के प्रसिद्ध लोक देवता है। और अगर ये पूछे कि इनका जो प्रमुख जो मंदिर है वो कहाँ पे है, तो जो जालोर है, जालोर जिले के पांचोटा गांव में, जालोर जिले के पांचोटा गांव में पंचमुख पहाड़ी के जो बीच में इनके घोड़े पर सवार मूर्ति है, घोड़े पे सवार बाबा तलीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है। तो इसमें फिर आपका सही क्या हो गया? बाबा तलीनाथ का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था, बिल्कुल सही है। मंडोर के राजा राव चुंडा राठौड़ पुत्र थे, नहीं ये भाई थे। तलीनाथ ओरण के देवता के रूप में प्रसिद्ध है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका गलत कौन सा है? ओनली बी है, और हमें असत्य ही बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कथन है? कुरंजा गीत है वो मेवाड़ क्षेत्र का है, हिचकी गीत मारवाड़ क्षेत्र का, बिछुड़ो गीत शेखावाटी क्षेत्र का, और हमसीडो गीत है वो मेवाड़ क्षेत्र का है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। हिचकी गीत है ये कहाँ का है? ये अलवर मेवात का है, अलवर मेवात क्षेत्र का है। अगर हम बात करें कुरंजा गीत की, तो कुरंजा गीत है वो कौन सा है? एक विरह गीत है। ये कौन सा है? विरह गीत है। तो आपसे अगर श्रेणी भी पूछ ले तो कुरंजा गीत एक विरह गीत है, जिसमें जो विरणी है उसके द्वारा कुरंजा पक्षी, किसके द्वारा? कुरंजा पक्षी के द्वारा, कुरंजा पक्षी के द्वारा उनके माध्यम से अपने प्रिय के लिए गीत का संदेश भेजा जाता है, गीत के द्वारा जो उनके विरह का इजहार कर रही है। तो कुरंजा गीत है ये कौन सा है? विरह गीत है। इसमें कुरंजा है वो एक पक्षी है, हिचकी गीत है वो अलवर मेवात का गीत है, बिछुड़ो गीत है वो शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है। अच्छा, इसमें सही सुमेलित पूछा है कि सही कौन सा है, तो सही इसमें हम आगे देखेंगे। कुरंजा गीत है ये तो किसका है? मारवाड़ क्षेत्र का है, मारवाड़ क्षेत्र का है, तो ये भी गलत हो गया। हिचकी गीत अलवर मेवात का है, तो ये भी गलत हो गया। बिछुड़ो गीत है ये कहाँ का है? ये शेखावाटी का नहीं है, ये कहाँ का है? हाड़ौती का है, हाड़ौती क्षेत्र का है। और उसमें ये एक हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है जिसमें एक पत्नी को बिच्छू ने काट लिया है, बिच्छू ने काट लिया है, तो वो मरने से पहले अपने पति को दूसरे विवाह के लिए है वो बोलती है, दूसरे विवाह के लिए, विवाह के लिए बोलती है। तो बिछुड़ा गीत कहाँ का है? हाड़ौती क्षेत्र का है। हमसीडो गीत है वो मेवाड़ क्षेत्र का। हाँ, ये बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है, ये नहीं, ये आपका बिल्कुल सही दिया है क्योंकि इसमें सही सुमेलित पूछा है। हमसीडो गीत है वो मेवाड़ क्षेत्र में, और कब गाया जाता है? श्रावण व फाल्गुन में, श्रावण व फाल्गुन में गाया जाता है। और ये गाया जाता है जो भील जनजाति है उसके द्वारा, भील स्त्री एवं पुरुषों के द्वारा साथ में मिलकर गाया जाने वाला गीत है, यानी ये युगल श्रेणी का है, युगल गीत है। कौन सा? हमसीडो। ये किसका है? मेवाड़ क्षेत्र का है। तो हमसे पूछा था सही सुमेलित, तो सही दिया हुआ है ऑप्शन है 4th, राइट आंसर ऑप्शन 4th। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रामस्नेही संप्रदाय की किस शाखा के संस्थापक संत हरिराम दास जी थे? खेड़ापा शाखा जो कि जोधपुर में, रेण शाखा नागौर, सिंहस्थल शाखा बीकानेर, शाहपुरा शाखा भीलवाड़ा। तो आपके राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आपका सिंहस्थल शाखा, ऑप्शन 3 सिंहस्थल शाखा। अगर हम इनके बारे में बात करें तो रामस्नेही संप्रदाय की जो सिंहस्थल शाखा है बीकानेर, इसके संस्थापक थे हरिराम दास जी, हरिराम दास जी। पहली बात ये। दूसरी ये कि इनका जन्म स्थान है वो कौन सा है? सिंहस्थल है, सिंहस्थल, सिंहस्थल इनका क्या है? जन्म स्थान है, जो कि बीकानेर में है जन्म स्थान। अगला इनके बारे में काफी बार पूछा जाता है कि इनके गुरु थे, गुरु कौन थे? तो इनके गुरु है वो जयमल दास जी थे, जयमल दास जी इनके गुरु थे।
इनके गुरु थे। और इनके बारे में पूछा जा सकता है इनके माता पिता का नाम, क्योंकि हमारे गुरु जम्बेश्वर जी हैं उनका भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि उनके माता पिता का नाम आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो हो सकता है कि इनके भी पूछ ले। तो इनके जो पिता हैं उनका नाम क्या था? पिता का नाम था भाग्यचंद, भाग्यचंद। और माता का नाम क्या था? माता का नाम था रामी देवी, माता का नाम है रामी देवी। और इनके बारे में क्या पूछा जा सकता है? हाँ, इनके बारे में इनकी प्रमुख रचनाएं पूछी जा सकती हैं, प्रमुख रचनाएं पूछी जा सकती है। वो कौन कौन सी? जैसे एक तो हो गई निशानी, आप इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। एक योग गृहस्थ, योग गृहस्थ। और चेतावनी, चेतावनी। और इनकी एक है अंगवद अनुभववाणी, अंगवद अनुभववाणी, अनुभव वाणी। तो ये 4 इनकी है वो प्रमुख रचनाएं हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा ईसरदा दौसा पेयजल वृद्धि परियोजना का वित्तीयन राज्य निधि से करने की घोषणा की गई है। इस परियोजना का निर्माण है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर किया जा रहा है? चंबल, बेड़च, काली सिंध और बनास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बनास नदी पर। इसमें आप 2 चीजें याद रखना। एक चीज तो ये याद रखनी है आपको कि इस परियोजना का जो निर्माण है वो कहाँ पे होगा? सवाई माधोपुर के, सवाई माधोपुर जिले के जो ईसरदा गांव है, ईसरदा गांव में, ईसरदा गांव में जो बनास नदी पर किया जाएगा। पहली चीज ये याद रखनी है। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि इस परियोजना के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत, कौन से मिशन? जल जीवन मिशन के तहत आपसे ये पूछा जा सकता है। तो जल जीवन मिशन के तहत पेयजल समस्या से ग्रस्त दौसा व सवाई माधोपुर, दौसा और सवाई माधोपुर इन 2 जिलों के 6 कस्बों को और 1256 गांवों को, 6 कस्बों के 1256 गांवों को पेयजल आपूर्ति की जाएगी। और ये भी याद रखिएगा कि इस परियोजना के तहत आने वाले क्षेत्र में जो गांव को जो पानी यानी स्थायी जल है वो स्रोत कौन सा होगा? आपके ईसरदा बांध होगा। कौन सा होगा? ईसरदा बांध होगा। तो आपको 3 चीजें ये जरूर याद रखनी है। राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के संदर्भ में प्रश्नों पर विचार कीजिए और सही कथन बताने हैं। पहला, इस योजना के तहत केवल सरकारी चिकित्सालयों में भर्ती होने का 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। राजस्थान सरकार की ओर से यह पहली बीमा पॉलिसी है जो आपको इस योजना से जुड़े सभी अस्पतालों के तहत कैशलेस इलाज देती है। तो आपका इसमें बोला है कि सही नहीं है, हमें बताना है। तो इसमें जो सही नहीं दे रखा है वो ऑप्शन 1 है कि इस योजना के तहत केवल सरकारी नहीं, सरकारी चिकित्सालयों के साथ साथ प्राइवेट भी। जब इसको स्टार्ट किया था तो इसमें 765 तो सरकारी इसमें कौन से थे? अस्पताल थे, और 330 है वो निजी अस्पताल थे। ठीक है, और इसमें 5 लाख की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी, ये बोला गया था। और सरकार की ओर से पहली बीमा पॉलिसी है जो आपको इस योजना से जुड़े सभी अस्पतालों के तहत कैशलेस इलाज देगी, ये भी बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत हार्ट, कैंसर, किडनी, डायलिसिस और इसके साथ साथ वो उस टाइम कोविड था तो कोविड जैसी गंभीर बीमारियों सहित सबसे पहले जब इसकी घोषणा आई तो 1576 बीमारियों को इसमें शामिल किया गया था। यानी बीमारियों सहित 1576 प्रकार के पैकेज इसमें शामिल थे। और इसके अंदर क्या था कि मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले और 15 दिनों के तक, यानी डिस्चार्ज के 15 दिनों तक इस योजना का उनको लाभ मिलेगा। अगर हमसे पूछ ले कि इस योजना है वो प्रारंभ कब हुई थी, शुभारंभ कब हुआ था, तो 1 मई 2021, 1 मई 2021। तो ये कुछ बातें इससे आपको याद रखनी है। तो सही नहीं है तो ओनली बी, तो आपका ऑप्शन 2 केवल 2 है इसमें गलत, इसमें 2 है वो सही दिया हुआ है और हमें बताना क्या है, सही नहीं दिया हुआ है, यानी ऑप्शन 1 है वो सही नहीं दिया हुआ है। तो आपका फिर ऑप्शन में हम देखेंगे तो राइट कौन सा हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा
ऑप्शन है एक, कि केवल एक है वो सही नहीं दिया गया है, दूसरा सही दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एफडीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार करते हुए कूट में से सत्य कथन चुनिए। ऐसा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे नई कंपनियों में निवेश किया जाता है वह ब्राउनफील्ड एफडीआई कहलाता है। ऐसा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे पहले से स्थापित कंपनी में निवेश किया जाता है तो वह ग्रीनफील्ड एफडीआई कहलाता है। हमें सत्य कथन बताना था तो इसमें से कोई भी सत्य कथन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों उल्टा दे दिया कि ऐसा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे नई कंपनी में निवेश किया जाता है तो वो तो कहलाता है ग्रीनफील्ड एफडीआई, और विदेशी निवेश जिसे पहले से स्थापित कंपनी में निवेश किया जाता है तो वो कहलाता है ब्राउनफील्ड एफडीआई। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में किन बीमारियों को शामिल किया गया है। ये मैंने अभी आपको बताया था, हृदय रोग, कैंसर, डायलिसिस, कोविड-19 और ब्लैक फंगस। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ, ए बी सी डी ई, इसके सारे पांचों के पांचों हैं वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री राजश्री योजना का संबंध है वो किससे है? महिला सशक्तिकरण से, अनुसूचित जनजाति उत्थान से, अल्पसंख्यक युवाओं से और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है, महिला सशक्तिकरण से। अब मैं बताऊं कि जो मुख्यमंत्री राजश्री योजना है तो राज्य में जो बालिकाएं हैं उनके प्रति सकारात्मक विचार विकसित करने के लिए, सकारात्मक विचार विकसित करने के लिए या फिर दृष्टिकोण है वो विकसित करने के लिए, और राज्य में जो बालिकाएं हैं उनके जो स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिए, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार लाने के लिए इस योजना की घोषणा की गई थी। और ये प्रमुख योजना है कि जो राज्य में महिला सशक्तिकरण को और लैंगिक समानता लाने की उम्मीद रखती है। ठीक है, इसकी अगर शुरुआत पूछ ले तो इसकी शुरुआत है वो जून 2016 से की गई, यानी कि वो जो बालिकाएं हैं वो इसके लिए पात्र होंगी जिनका जन्म है वो जून 2016 या उसके बाद हुआ है, यानी जून 2016 के बाद जन्म लेने वाली कन्याएं या फिर बालिकाएं हैं वो इस योजना के लिए है वो पात्र होगी। इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जो इसका अभिभावक होगा, बालिका का अभिभावक यानी संरक्षक होगा, उसे 6 किस्तों में 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। कितनी? 6 किस्तों में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला, महिला सशक्तिकरण तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा, जून 2016 के बाद जन्मी बालिकाओं के लिए ये पात्र होंगे ये बालिकाएं। कितने किस्तों में? 6 किस्तों में दी जाएगी। 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी और उसके अभिभावक या संरक्षक को दी जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वो असत्य है? फर्स्ट दिया हुआ है कि ऑपरेशन ग्रीन स्कीम को वर्ष 2018 में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। क्यों शुरू किया गया था? कि टमाटर, प्याज और आलू इनकी कीमतों को स्थिर करने और किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है उसे 2018 में शुरू किया गया। कृषि और संबद्ध उत्पादों के मूल्य संवर्धन व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। 2021-22 के बजट में ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के दायरे में टमाटर, प्याज और आलू के अलावा खराब होने वाली 22 और कृषि उत्पादों को शामिल कर लिया गया, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कोई भी बात है वो असत्य नहीं कही गई, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन राजस्थान जन आधार के संबंध में सत्य कथन है वो बताइए। राजस्थान जन आधार कार्ड की घोषणा सरकार द्वारा 18 दिसंबर 2019 को की गई।
यह कार्ड पुरानी सरकार के भामाशाह कार्ड का स्थान लिया या लेगा। इस कार्ड के जरिए नामांकित परिवारों को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या प्रदान की जाती है। उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ, कि इसके तीनों चीजें हैं वो बिल्कुल सही दी गई है। तो इसमें सभी सही है कि घोषणा 18 दिसंबर 2019 को की गई, पुरानी सरकार के भामाशाह कार्ड का स्थान लेगा, कार्ड के जरिए नामांकित परिवार को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है कि इस कार्ड में मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य को, किसको, प्रत्येक सदस्य की एक 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या भी अंकित की जाएगी। तो आपको याद रखना है कि एक परिवार के देखें तो 10 अंकों की एक पहचान संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक सदस्य की बात करें तो वो 11 अंक की व्यक्तिगत पहचान संख्या भी इसमें अंकित होगी। तो आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, किस मॉडल के अंतर्गत ई कॉमर्स कंपनी द्वारा केवल सूचना, पैकेजिंग, डिलीवरी आदि की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, उसका अपना कोई स्टॉक में नहीं होता? ई मार्केट प्लस मॉडल, ई बैंकिंग मॉडल, इन्वेंट्री मॉडल और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है फर्स्ट, कि ई कॉमर्स प्लेस मॉडल कंपनी है। ई मार्केट प्लेस मॉडल कंपनी के अंतर्गत ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा केवल सूचना, पैकेजिंग और डिलीवरी आदि की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे आपने फ्लिपकार्ट देखा होगा, अमेजोन देखा होगा, मंत्रा देखी होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपको जो भी आप वस्तुएं या कोई चीज़ें मंगवाते हैं तो उसकी सूचना देती है, उसकी पैकेजिंग की बताती है, आपकी डिलीवरी कब होगी ये बताती है। ये सारी चीज़ें हैं, ये जानकारी देती है, लेकिन इनका कोई खुद का क्या नहीं है, स्टॉक नहीं होता। ये सिर्फ सुविधा देती है इस चीज़ की। तो ये कौन सी होगी? ई मार्केट प्लेस मॉडल है, हो गई। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, शैवालों की अत्यधिक वृद्धि अथवा शैवाल ब्लूम के कारण, नाइट्रोजनस पोषक तत्वों एवं ऑर्थोफॉस्फेट के आधिक्य के कारण और जलाशयों में मूर्तियों के विसर्जन के कारण। तो जो जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है वो होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। मैंने आपको इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन करवाए हैं, जिसमें आपके राजस्थान जीके में राजस्थान हिस्ट्री, वो भी आधुनिक, और इसके साथ साथ ही आर्ट एंड कल्चर आपके मैंने राजस्थान या फिर इंडिया के इको के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन, और साथ साथ में ही मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट योजनाएं थी उसके क्वेश्चन है वो आपको मैंने करवाए हैं। तो ये मेरे को काफ़ी इम्पोर्टेंट लगे। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको क्लास है वो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो टेस्ट सीरीज लाई जा रही है वो आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अब हम मिलते हैं हमारी अगली क्लास में अगले नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।